सांदीपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के एक महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में बात करेंगे। यह विज्ञान विषय का अध्याय है, अध्याय नंबर 11। ध्वनि से संबंधित ये वीडियो है। इसके पहले वीडियो को अपन इनके प्रश्न उत्तरों को देखें, उससे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसकी विषय वस्तु क्या है। ध्वनि, जैसा कि आपको पता है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊर्जा का ही ये रूप है जो तरंगों के रूप में संचरित होती है, मतलब चलती है। ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है, क्योंकि कानों के अंदर और जो श्रवण तंत्रिकाएं होती हैं, ये इसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं और हमें आभास होता है ध्वनि का। ऊर्जा संरक्षण का नियम ध्वनि पर भी लागू होता है। वह तरंग जिसके माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग गति करती है, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आता है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो आपका आंसर आएगा ये अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग है। ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में होता है। ध्वनि तब पैदा होती है जब वस्तु कंपन करती है ना। जैसे कोई बर्तन है, जैसे बड़ी सी एक भगोनी ले लें और उसमें एक डंडा मारते हैं, तो फिर उसके कंपन की आवाज हमें देर तक सुनाई देती है, धीरे धीरे, है ना। किसी वस्तु को कंपित करके ध्वनि पैदा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा किसी बाह्य स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे तबला या ड्रम की तनित झिल्ली पर हाथ से मारकर कंपन पैदा करते हैं, जिससे ध्वनि पैदा होती है। कंपन करते तंतु से, जैसे सितार जिसमें तार होते हैं, कंपन करती वायु से, जैसे कि बांसुरी, है ना, कंपन करती तनित झिल्ली से, जैसे तबला, ढोलक, ड्रम, इनमें, और कंपन करती प्लेटों से, जैसे कि साइकिल की घंटी। तो इनमें वस्तुओं से घर्षण द्वारा वस्तुओं को खुरचकर या फिर रगड़कर इस तरीके से भी हम ध्वनि पैदा कर सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को खुरच दें या रगड़ दें, है ना, किसी वस्तु में चोट मारते हैं, मतलब, और जैसे ढोलक में बाहर से चोट मारते हैं। लेकिन ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें उस पर कोई ना कोई बाहरी बल लगाना रहता है ना। ध्वनि का संचरण कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। वह पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि संचरित होती है उसे हम माध्यम कहते हैं। तो ध्वनि के लिए हमें एक माध्यम की जरूरत रहेगी। माध्यम कैसा हो सकता है, तो माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकता है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तब उसके आसपास के वायु के कण भी बिल्कुल वस्तु की तरह कंपन करने लगते हैं और अपनी विराम अवस्था से वो विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, ये कंपन कंपन वायु के कण अपने आसपास के वायु के कणों पर बल लगाते हैं, अतः वे कण भी अपनी विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। इस तरीके से सभी कणों में कंपन शुरू होता है और ध्वनि का संचरण होता है। यह प्रक्रिया माध्यम में चलती रहती है। इस प्रकार ध्वनि हमारे कानों तक पहुंच जाती है। ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होकर गति करता है, माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। इस बात को याद रखना है, कण चल के नहीं जाता है, उनमें विक्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, यदि कोई माध्यम नहीं हो तो ध्वनि संचारित नहीं हो सकती। पृथ्वी पर वायुमंडलीय माध्यम द्वारा ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। अंतरिक्ष या चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण ध्वनि संचरित नहीं हो सकती, अर्थात वहां पर हमें ध्वनि सुनाई नहीं देती है। निर्वात में भी ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है। निर्वात, जहां पर वायु नहीं है ऐसा माध्यम, तो वहां पर भी ध्वनि नहीं होगी। किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती रहती है। तो संपीड़न और विरलन क्या है, इसे देख लेते हैं। जब कोई वस्तु कंपन करती है तब अपने आसपास की वायु को वो संपीड़ित करती है, मतलब उसको वो दबाती है। इस प्रकार एक उच्च घनत्व या दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम संपीड़न कहते हैं। यह संपीड़न कंपायमान वस्तु से दूर जाता है। इसी तरीके से है विरलन। जब कंपायमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तब एक निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम विरलन कहते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हो
यहां पर देखिए ये स्वरित्र है, इसको हम जैसे ही किसी सतह पर मारते हैं तो यहां से दो चीजें निकलती हैं, एक संपीड़न और एक विरलन। इन्हीं की वजह से हमें ये कंपन सुनाई देते हैं। ध्वनि तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हैं, जैसे तरंग दैर्ध्य। ध्वनि तरंग में एक संपीड़न तथा एक सटे हुए विरलन की कुल लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक तरंग में एक संपीड़न तथा एक सटे हुए विरलन की कुल लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या फिर हम इसे ऐसे भी याद कर लें, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के मध्य बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अथवा एक पूर्ण दोलन में कोई तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इस तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से दर्शाते हैं। और ये लैम्डा का चिन्ह है, देखो ये वाला लैम्डा का चिन्ह है, ठीक है, ये ग्रीक अक्षर है। इसका एस आई मात्रक याद कर लेना, एस आई मात्रक होता है मीटर। अब देखते हैं अपन आवर्तकाल। आवर्तकाल एक कंपन या दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। अर्थात ऐसे भी याद कर लें, दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलन को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल का जो एस आई मात्रक है वो होता है सेकंड, और इसे हम टी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? टी से दर्शाते हैं। आवृत्ति इस तरीके से, इसमें आप वीडियो को पॉज करते रहें और इनको आप अपने या तो रजिस्टर में लिख लें, और अगर आपके पास मॉड्यूल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मॉड्यूल नहीं है तो आप इनको लिख भी सकते हैं। इसी तरीके से आप आवृत्ति, आयाम, तारत्व, देखो आयाम और तारत्व को देख लो, यहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है। किसी माध्यम के कणों में, किसी माध्यम के कणों के उनकी मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। किसी माध्यम के कणों के उनकी मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। और आयाम को हम किससे दर्शाते हैं? तो हम आयाम को ए से दर्शाते हैं, और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। एसआई मात्रक क्या है? इसका मीटर होता है, और दर्शाते हैं ए से। ध्वनि में तारत्व, प्रबलता तथा गुणता जैसे अभिलक्षण भी पाए जाते हैं। ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। एक नंबर का जो प्रश्न है वो इसी तरीके से आ जाता है कि ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ऐसे पूछे ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो आपका आंसर आएगा आवृत्ति पर निर्भर करता है। यह आवृत्ति के समानुपाती होता है। ज्यादा आवृत्ति ऊंचा तारत्व, कम आवृत्ति तो निम्न तारत्व। ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यह आवृत्ति के समानुपाती होता है, और समानुपाती का मतलब हुआ कि ज्यादा आवृत्ति ऊंचा तारत्व और कम आवृत्ति निम्न तारत्व। ठीक है, आवृत्ति ज्यादा होगी तो तारत्व भी ज्यादा होगा, आवृत्ति कम होगी तो तारत्व कम होगा। जैसे उदाहरण देख लें, औरतों की आवाज तीक्ष्ण होती है, उसका तारत्व ज्यादा होता है, और पुरुषों की आवाज थोड़ी सी भारी होती है ना, तारत्व उसका कम है, इसीलिए आवाज उसकी सपाट होती है। क्योंकि औरतों की जो वोकल कोड, जो बोलने वाले स्वर यंत्र हैं, स्वर तंतु हैं जो हमारे इधर कंठ में पाए जाते हैं, उनकी आवृत्ति अधिक होती है, अर्थात तारत्व ज्यादा होता है, जिससे आवाज पतली हो जाती है। उच्च तारत्व की ध्वनि में एक इकाई समय में बड़ी संख्या में संपीड़न तथा विरलन एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं। इसी तरीके से तारत्व देखा, अब हम प्रबलता को देख लेते हैं। ये प्रबलता क्या होती है? कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के मापन को प्रबलता कहते हैं। कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के मापन को क्या कहते हैं? प्रबलता कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, और हम इसे डेसिबल से मापते हैं। देखो डीजे वालों के पास जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उन पे आप देखना
उन पर डेसिबल लिखा रहता है, ठीक है, डीवी डेसिबल लिखा रहता है। तो वो डीवी मतलब प्रबलता को बताती है कि ये कितने प्रबलता की ध्वनि उत्पन्न कर पाएगी। प्रबल ध्वनि बराबर ज्यादा ऊर्जा, और ज्यादा ऊर्जा तो ज्यादा आयाम होगा, है ना। मृदु ध्वनि कम ऊर्जा, तो उसका आयाम भी कम होगा। इसी प्रकार ध्वनि की गुणता देख लेते हैं। ध्वनि की गुणता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। 50 डेसिबल से ज्यादा प्रबलता की ध्वनि शोर कहलाती है। याद कर लेना, 50 डेसिबल से ज्यादा प्रबलता की ध्वनि शोर कहलाती है। शोर सुनने में कैसा होगा, तो वो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है, तो शोर सुनने में कर्णप्रिय नहीं होता है। संगीत सुनने में सुखद होता है और इसकी गुणता भी अच्छी होती है। तरंग के वेग को हम आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, है ना, तरंग के वेग को v से दर्शाते हैं, और v बराबर होता है n गुणा लेमडा। आवृत्ति को अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तरंग दैर्घ्य से करते हैं। इसी तरीके से हम विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल को देख लेते हैं। तो माध्यम जैसे आपको पता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होगी, तो ध्वनि की चाल अलग अलग आएगी, और ये ध्वनि की चाल निर्भर करती है माध्यम के गुणों पर जिसमें यह संचारित होती है। ध्वनि की चाल गैस में सबसे कम और ठोस में सबसे ज्यादा होती है। याद रखना है, ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होगी, गैस में होगी, और सबसे अधिक किस में होगी, ठोस में होती है। ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ध्वनि की चाल भी ज्यादा होगी, और हवा में आर्द्रता बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल बढ़ती है। अगर हवा में आर्द्रता का मतलब होता है हवा में वाष्प के रूप में जल की उपस्थिति, अगर ऐसा है तो फिर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। बरसात के दिनों में गर्मियों के दिनों की अपेक्षा ध्वनि की चाल ज्यादा रहती है। वायु में ध्वनि की चाल 22 डिग्री सेंटीग्रेड या वायु में ध्वनि की चाल 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होगी 344 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। आपने देखा होगा आसमान में बरसात के दिनों में जब बिजली कड़कती है तो हमें बिजली कड़कने का जो उजाला है ना, जो लाइट है, उसका जो प्रकाश है वो हमारे पास तक बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन उसके कड़कने की आवाज थोड़ी देर से आती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। अगला देखेंगे अपन पराध्वनिक या सुपरसोनिक चाल। तो पराध्वनिक या सुपरसोनिक चाल का तात्पर्य होता है वस्तु की वह चाल है जो ध्वनि की चाल से तेज होती है, ध्वनि की चाल से तेज होती है। इसी तरीके से ध्वनि बूम, तो ध्वनि बूम का मतलब है कुछ वायुयान, गोलियों तथा रॉकेट आदि, कुछ वायुयान हो सकते हैं, गोलियां, रॉकेट आदि पराध्वनि चाल से चलते हैं। ये वायु में बहुत तेज आवाज पैदा करते हैं जिसे हम ज्यादा ध्वनि कहते हैं, मतलब प्रघाती कहते हैं। ये घात करती है इस तरीके से। बूम प्रघाती तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्फोटक शोर है, ठीक है, मतलब एक तरीके का ये प्रदूषण ही है। यह जबरदस्त ध्वनि ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जो खिड़कियों के शीशे को भी तोड़ सकता है। कांच टूट जाते हैं जो घर की खिड़कियों में लगे रहते हैं, ये इस तरीके की ध्वनि है, तो इसे हम कहते हैं ध्वनि बूम। ध्वनि का परावर्तन, जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है ऐसे ध्वनि का परावर्तन भी होता है। मतलब ध्वनि की तरंगें किसी सरफेस से टकराकर लौटकर वापस आ जाती हैं, तो ध्वनि का उसे परावर्तन कहते हैं। जैसे आप एक बड़े हॉल में जिसमें बड़ा सा हॉल है और आप उसमें बोलेंगे तो आपकी आवाज आपके पास तक लौट लौट के आती है। प्रकाश की तरह ध्वनि भी जब किसी कठोर सतह से टकराती है तब वो वापस लौट कर आ जाती है। यह ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। और ध्वनि का जो परावर्तन है और प्रकाश का जो परावर्तन है, दोनों के नियम एक जैसे ही हैं, ठीक है। ध्वनि के परावर्तन के उपयोग क्या हैं, तो देखिए, मेगाफोन या लाउड स्पीकर,
हॉर्न, शहनाई आदि इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वे ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक ही दिशा में भेजते हैं। इन सभी यंत्रों में शंक्वाकार भाग ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर भेजता है। इस प्रकार ध्वनि तरंगों का आयाम जुड़ जाने से ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये हॉर्न वगैरह आपने देखा है, जो लाउड स्पीकर होते हैं, इनको इस तरीके से बनाते हैं कि बार बार परावर्तन होता रहे और ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाए। प्रतिध्वनि, तो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव को प्रतिध्वनि कहते हैं। हम प्रतिध्वनि तभी सुन सकते हैं जब मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल हो। अगर समय अंतराल नहीं होगा तो हम उसे नहीं सुन पाते। प्रतिध्वनि तब पैदा होती है जब ध्वनि किसी कठोर सतह से परावर्तित होकर लौट आती है, तो प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। स्टेथोस्कोप ये एक चिकित्सा में काम आने वाला यंत्र है जो मानव शरीर के हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न ध्वनि को सुनने में काम आता है। हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की रबर की नली में बारंबार परावर्तित होकर डॉक्टरों के कान तक पहुंचती है। तो आपने देखा होगा, डॉक्टर साहब अपने कान में एक नली सी लगा लेते हैं और उसे हमारे सीने पर लगाते हैं, तो वो आवाज सुनते हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर ध्वनि बार बार परावर्तित हो रही है, ठीक है। और हम जो आवाज सुन पाते हैं उसकी रेंज या परास कितनी है, तो आपको याद रखना है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है ना। 20,000 तक, 20 से लेके 20,000 तक, ठीक है। अवश्रव्य ध्वनि मतलब 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की अगर ध्वनि है तो हम उसे अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं हाथी और व्हेल, ये अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पराश्रव्य ध्वनि ये क्या होगी, ये अवश्रव्य की रेंज कितनी है, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20,000 से अधिक आवृत्ति की यदि ध्वनि है तो हम उसे कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि, और 20 हर्ट्ज से कम है तो हम कहते हैं उसे अवश्रव्य ध्वनि। इस तरीके से ये आपके बहुत सारे परिभाषाएं हैं, इनको आप याद कर लें। पराध्वनि के कुछ उपयोग भी हैं, अनुप्रयोग है, तो देख लें। इनका उपयोग एक तो उद्योगों में होता है, और धातु में अगर कहीं क्रैक है या उसमें कोई और दोष है तो उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। यह उद्योगों में वस्तुओं के उन भागों को साफ करने में उपयोग में आती हैं जिन तक पहुंचना कठिन होता है। विषम आकार की मशीन, सर्पिलाकार नली आदि को ये साफ करती हैं। पराध्वनि का उपयोग मानव शरीर के आंतरिक अंगों जैसे यकृत है, पित्ताशय है, हृदय है, गुर्दे हैं, जैसे लिवर हुआ, है ना, गॉल ब्लैडर हुआ, हार्ट हुआ, किडनी है, तो इनकी जांच में भी काम आती हैं पराश्रव्य ध्वनियों से ही। अरे वो सोनोग्राफी की जो मशीन है ना, वो इसी सिद्धांत पर काम करती है। अगला है इकोकार्डियोग्राफी। तो इनमें भी ध्वनि तरंगों का उपयोग हृदय की गतिविधियों को देखने और उनका प्रतिबिंब बनाने में काम आती हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी वह तकनीक जो शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की प्रतिध्वनियों द्वारा बनती है, उसे अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। आपको ये याद रखना है, जो सोनोग्राफी की मशीन है उसमें कौन सी ध्वनि तरंगें काम आती हैं, तो आपका आंसर आएगा ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगें हैं। अनुरणन, किसी बड़े हॉल की दीवारों, छत तथा फर्श में बार बार ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता रहता है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ध्वनि का स्थायित्व तो बना रहता है, इसी को हम अनुरणन कहते हैं। अगर यह स्थापित तो काफी लंबा हो जाए तो हमें मतलब आवाज ऐसी धुंधली जैसी लगती है, मतलब वो क्लियर साउंड नहीं रहता फिर, ठीक है। प्रतिध्वनि और अनुरणन में अंतर क्या है, तो प्रतिध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव
को दर्शाती है, जबकि अनुरणन किसी बड़े हॉल में छत, दीवार तथा फर्श में ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि के स्थायित्व को क्या कह रहे हैं अपन, अनुरणन कहते हैं, इसको दर्शाती है। अब हम देख लेते हैं इसके प्रश्न और उत्तरों के। ठीक है, पहला है ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो आपका आंसर आएगा ये आयाम पर निर्भर करती है। और ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, तो आपका आंसर आएगा आवृत्ति। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, तो मैंने आपको बताया था ठोस में सबसे ज्यादा होती है, द्रव में कम होती है, गैस में भी कम होती है। और यहां पर आपको ऐसे पहचानना है कि यहां पर ठोस क्या है, तो ठोस है स्टील। क्या है, स्टील, तो यहां पर ज्यादा होगी। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है, तो ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, कंपन से उत्पन्न होती है, कंपन। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचारित होती है। ध्वनि की जो तरंगे हैं वो कौन से, किस प्रकार की हैं, अनुदैर्घ्य प्रकार की हैं। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल क्या उत्पन्न करते हैं, या क्या आगे की तरफ बढ़ता है, तो आपका आंसर आएगा बिछो। ठीक है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो आंसर आएगा अनुदैर्घ्य प्रकार की हैं। ध्वनि संचरण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो आंसर आएगा माध्यम की। बिना माध्यम के ध्वनि संचारित नहीं होती है। चंद्रमा पर माध्यम नहीं होने की वजह से हमें चंद्रमा पर आवाज सुनाई नहीं देगी। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए। ध्वनि से अधिक गति से चाल किसकी होती है, ठीक है, ध्वनि से अधिक गति से चाल। पराश्रव्यता की परास कितनी है, अवश्रव्य ध्वनि की, पराश्रव्य ध्वनि और माइक्रोफोन, ये 5 ऑप्शन हैं। इनके आगे देखो कॉलम बी, तो इन ए को बी से मिलाना है हमें। मैंने आपको बताया था अभी, अवश्रव्य ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो देखो तीसरे के आगे तो सीधा सीधा मिल गया। पराश्रव्य ध्वनि जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की होती है, तो ये यहां मिल गया। ठीक है, माइक्रोफोन ये क्या काम करता है, और श्रव्यता की परास कितनी है, तो देखो श्रव्यता की परास कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की जो ध्वनि की तरंगे हैं वो श्रव्यता की परास है। मतलब इस रेंज को हम सुन पाते हैं अपने कानों से। ठीक है, ध्वनि से अधिक गति से चाल करती हैं, तो आंसर आएगा पराध्वनिक। और माइक्रोफोन ये श्रवण में सहायक युक्ति होती है। माइक्रोफोन आपके मोबाइल फोन में भी तो माइक्रोफोन होता है। इस तरीके से ये प्रश्न है और इनका ये मिलान है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इनको लिख लें, या वीडियो को पॉज करके लिखते जाएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है, मस्तिष्क की बात हो रही है, तो ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड तक रहती है। सामान्यतः मनुष्य के कानों के लिए सुनने की जो परास है, मतलब श्रव्यता की जो परास है वो कितनी है, तो आंसर आता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, अब श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि है उसे अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि है उसे हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। देखो वीडियो को आप ऐसे ही बार बार सुनते रहोगे ना तो ये आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि यही 3 प्रश्न अभी जो मैचिंग वाले प्रश्न थे उनमें भी थे। अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी जब अपन कराने जाते हैं तो वो सोनोग्राफी की जो मशीन है वो हमारे शरीर में अंदर क्या भेज रही है, पराश्रव्य तरंगें भेजती है। ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज पहचानने में आपकी सहायता करता है। ऐसे समझ लो आपका मित्र आपके आंखों के सामने नहीं है, वो पीछे से भी आवाज दे रहा है ना, या बंद कमरे से या दीवार के उस साइड से आवाज दे रहा है, फिर भी हम पहचान लेते हैं कि वो हमारा ये फलाना वाला मित्र आ गया है। तो इसका पता हमें लगता है ध्वनि के तारत्व के कारण। इसके कारण ध्वनि के तारत्व के कारण।
ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन कारकों पर निर्भर करती है। कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के मापन को हम प्रबलता कहते हैं। एक सेकंड में ध्वनि ऊर्जा का जो मापन है, हमारे कानों में जो ध्वनि पहुंच रही है, हम उसको प्रबलता कह रहे हैं। और ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम के वर्ग के क्या होगी, समानुपाती होगी। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है, तो आपका उत्तर आएगा डेसिबल। ठीक है। चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करती है या किस प्रकार करता है। तो इधर है, चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए कौन सी ध्वनि तरंगें छोड़ती है, पराध्वनि तरंगें छोड़ती है। ये पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ तक लौट के पहुंच जाती हैं। परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चल जाता है कि आगे कोई अवरोध है या वहां पर कोई कीट है, तो इस तरीके से चमगादड़ अपना रास्ता तय करती है। सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, ये सोनार ना एक युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल ज्ञात करने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो सोनार जैसे जल के अंदर, समुद्र के अंदर कोई वस्तु कितने दूर रखी है, उसकी दिशा क्या है, उसकी चाल क्या है, इसका पता लग जाता है सोनार के माध्यम से। सोनार में एक ट्रांसमीटर या प्रेषित होता है तथा एक रिसीवर होता है। मतलब एक सिग्नल छोड़ेगा वो, उसे कहते हैं ट्रांसमीटर, एक जो सिग्नल को लेगा वो इसे रिसीवर कहते हैं। इसे किसी नाव या जहाज में लगा देते हैं, है ना, जैसे पनडुब्बी में भी लगा लेते हैं। तो जो प्रेषित है ट्रांसमीटर, वो पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है और उनको छोड़ता है, मतलब प्रेषित करता है। ये तरंगें समुद्र तल में पिंड से परावर्तित होकर रिसीवर के पास आ जाती हैं और रिसीवर उन्हें ग्रहण कर लेता है। तो जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा संसूचन के समय अंतराल को ज्ञात कर पिंड की दूरी का हम पता लगा लेते हैं कि ये कोई वस्तु है या कोई पिंड है, ये हमसे कितना दूर है। इस तरीके से हम सोनार के माध्यम से पानी के अंदर भी वस्तुओं की दूरी, उनकी दिशा को पता लगा लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात करनी है हमें। क्या ये श्रव्य होंगी? तो देखिए, आवृत्ति का जो फॉर्मूला है वो होता है चाल बटे तरंग दैर्घ्य, चाल बटे तरंग दैर्घ्य। अब देखो, आवृत्ति कितनी, आवृत्ति बराबर चाल कितनी दे रखी है, तो 339। ठीक है। और इसमें भाग दे देंगे 1.5 इंटू 10 की पावर -2 का, क्योंकि हमने इस 1.5 सेंटीमीटर को 1.5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया है। ठीक है। और जब हम इसका आपस में गुणा कर, इसको हल करेंगे, तो हमारे पास आवृत्ति निकल के आ जाएगी। और ये आवृत्ति आ रही है 22,600, मतलब 20,000 से अधिक आ रही है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की अगर आवृत्ति आएगी तो इसका मतलब ये ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि होगी। कैसी होगी? पराश्रव्य ध्वनि होगी। अगर 20 से कम आती तो वो अवश्रव्य में चली जाती। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यावहारिक उपयोग पूछे गए हैं। तो मेगाफोन या लाउड स्पीकर या हॉर्न हो या शहनाई हो, इनको इस प्रकार से बनाते हैं कि ये ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक ही दिशा में भेज दे। ठीक है। और इनको हम शंक्वाकार बनाते हैं, मतलब पीछे की तरफ ये सक्रिय होती है, आगे की तरफ ये चौड़े होते चले जाते हैं। तो ये ध्वनि की जो तरंगे हैं उनको बार बार परावर्तित करते हैं, जिससे कि प्रबलता बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा, हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की रबर की नली में बारंबार वो टकराती है, मतलब परावर्तित होती है और डॉक्टरों के कान तक पहुंचती है, तो हमें हृदय की धड़कनें सुनाई दे जाती हैं। तो इसी तरीके से ध्वनि तरंगों के परावर्तन के ये व्यावहारिक उपयोग हैं। अगला प्रश्न है, अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है?
किसी बड़े हॉल में हॉल की दीवारों, छत या फर्श से बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व अनुरणन कहलाता है। और इसे कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगा सकते हैं, या दीवारों पर हम कार्डबोर्ड लगा दें, या दीवारों पर हम कपड़े टांग दें, या फिर पर्दे लगा दें। ऐसा करने से ये कम हो जाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, मतलब 100 हर्ट्ज है। 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा, तो हम आवृत्ति निकाल लेंगे। आवृत्ति बराबर हो गया 100 हर्ट्ज, अर्थात 1 सेकंड में ये 100 कंपन करती है। 1 सेकंड में 100 कंपन करती है, तो 1 मिनट में कितनी कंपन करेगी, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 इंटू 100 करेंगे तो ये 6000 कंपन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6000 कंपन करेगी। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपका ध्वनि से संबंधित, ये इसके प्रश्न और उत्तर और इसका हमने आपको विषय वस्तु से भी परिचय करवाया। तो इस तरीके से मैं इसको एक बार फिर से स्क्रॉल कर रहा हूं। आप ये वीडियो को पॉज करके और इसमें से मुख्य मुख्य बातों को नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अच्छा स्कोर करने के लिए आप वीडियो को देखें और इसे 1-2 बार आप सुनोगे तब आपको याद हो जाएगा। काम करते हुए भी आप वीडियो को सुन सकते हो और देख भी सकते हो, है ना। तो इस तरीके से ये चैप्टर नंबर 11 है। विद्यार्थियों के कहने पर ये वीडियो मैंने बनाया है, थोड़ा सा लेट भी हो गया है। आपने वीडियो देखने के लिए इतना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।